Assalamualaikum students, welcome to the 21st lecture of analytic number theory. So just first review the lecture number 20. लेक्चर नंबर 20 के अंदर हमने स्टार्ट किया था क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की एक एप्लीकेशन के साथ. मैंने प्रूव किया था कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स ऑफ दिस टाइप. फिर हमने क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज के लिए एक लेमा प्रूव किया और कहा कि इसके हिसाब से हमारी कंप्यूटेशंस करना क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज के लिए आसान हो जाएंगी और दूसरा इसके फर्दर यूज होंगे जो कि हम अभी देखेंगे. और फिर मैंने कुछ कंप्यूटेशंस की यूजिंग गॉस लेमा कि किस तरीके से मैं गॉस लेमा को अप्लाई कर सकता हूँ ये देखने के लिए कि एक नंबर एक प्राइम के अंदर जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है या नहीं है. तो गॉस लेमा जो है वो एक दफ़ा लिख लेते हैं कि गॉस लेमा क्या था. सो पी मेरे पास अजम्पशन थी कि एक ऑड प्राइम होना चाहिए और एन आर द नंबर of residues which are less than p by 2 mod p in the set S, which is a to a up to p minus 1 by 2a. Then जो हमारे पास a का लेजेंडर सिंबल होगा p के साथ, यानी कि ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा पी के साथ या नहीं, वो रेसियन होगा एन के इवन या ऑड होने पे. अगर एन इवन होगा तो ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा, अगर एन ऑड होगा तो ए क्वाड्रेटिक रेसिड्यू नहीं होगा. आज मैं रिविजिट करता हूँ, ये हमारा लेक्चर नंबर 19 का लास्ट रिजल्ट था. अब देखें कि गॉस लेमा से जो है ना कंप्यूटेशंस के अंदर भी फायदा होगा और जितने रिजल्ट हम कर रहे थे तो ये मैंने एक पहले इंटेंशनली रखा था एक रिजल्ट कि उसको डायरेक्टली देखना शायद थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर मैं गॉस लेमा यूज करूंगा तो ये देखना इतना मुश्किल नहीं है. तो अगर आपको याद होगा कि मैंने देखा था कि 2 कॉन्ग्रुएंट होगा, 2 का रेजिड्यू किसी भी ऑड प्राइम के साथ क्या होगा तो उसका डिसीजन मॉड 8 के ऊपर होगा. मैं उस प्राइम को पकड़ूंगा, 8 पर डिवाइड करूंगा, तो अगर प्राइम नंबर ऑड है तो उसके पॉसिबिलिटीज ऑड ही नंबर आ सकते हैं रेजिड्यू सिस्टम ऑफ 8 में से. तो 8 के अंदर रेजिड्यू सिस्टम में से जो ऑड नंबर्स हैं वो यही हैं 1 3 5 7, जो बाकी हैं वो इवन है 0 2 4 एंड 6. तो ये पॉसिबिलिटीज में से जिस पॉसिबिलिटी में वो फॉल करेगा वो डिसाइड कर देगा कि 2 जो है वो रेजिड्यू है उस पी के अंदर या नहीं है. अब देखें कि इसका प्रूफ जो है वो गॉस लेमा को यूज करके कैसे है. मेरे पास ए की वैल्यू 2 है, पी एक ऑड प्राइम है. अगर ये सेटिंग हो तो ये जो सेट मैंने कंस्ट्रक्ट करना था S विच इज A 2A 3A अप टू P माइनस 1 बाई 2A, ये हमारी इस सेटिंग के अंदर A इज इक्वल टू 2 के साथ क्या बनेगा. सो मैं A की वैल्यू इसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. मेरा सेट जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 2 देन 2 इंटू 2 देन 3 इंटू 2 एंड सो ऑन P minus 1 by 2 into 2. तो my set S is 2 4 6 8 up to P minus 1. ये मेरा सेट है जो मैंने बाय गॉस लेमा चेक करना है. N चेक करना है कि क्या आते हैं इसके एलिमेंट्स जिनके रिमाइंडर अगर मैं करूं मॉड P के साथ तो वो लेस देन P by 2 रहेंगे. So N is the number of remainders which are less than P by 2 mod P. I'm sorry, you confusion है. This is basically greater than P by 2. तो गॉस लेमा के अंदर मैंने वो वाले रिमाइंडर्स कैलकुलेट किए थे जो P by 2 से बड़े आते हैं. तो ये मैंने शुरू में भी थोड़ी सी गलती कर दी है. इट शुड बी ग्रेटर देन P by 2. तो ये काउंट करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं पहले वो निकाल लेता हूँ दोस विच आर लेस देन P by 2 and then subtract them from total. तो
वी विल ऑटोमेटिकली गेट which are greater than p by 2। तो मैं इस तरीके से काम करूंगा कि मुझे n वो वाले नंबर चाहिए जिनके रिमाइंडर्स p by 2 से बड़े आते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि p by 2 से छोटे कितने हैं, टोटल जो है वो मुझे पता है कितने हैं, उनमें से मैं ये निकाल दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो वाले आ जाएंगे जो कि ग्रेटर देन होंगे p by 2 से। सो से s j वो रिमाइंडर्स हैं जो कि ग्रेटर देन p by 2 हैं, एंड r i's आर दोज रिमाइंडर्स विच आर लेस देन p by 2। r i's के लिए जो मेरे पास सेट है वो कौन सा है, तो सेट मेरे पास था 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू p माइनस 1 बाई 2। सो अगर ये मल्टीपल्स हैं तो इसके अंदर जो रिमाइंडर्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमने ये देखना है। तो अब हमारे पास ये जो सारे का सारा सेट बना है इसकी वैल्यू को अगर हम देखें जो हमने पहले देखी है तो ये 2 है, 4 है, 6 है, अप टू p माइनस 1 तक है। मल्टीप्लाई होने के बाद भी ये नंबर ऐसे रहे हैं जो कि p से नहीं बढ़े। अब मैंने क्या देखने थे, रिमाइंडर्स जो कि p के बाद आते हैं, जो p के डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर्स बचते हैं। अब लेकिन ये सारे के नंबर जो हैं ये इटसेल्फ लेस देन p है, तो इनके रिमाइंडर्स तो देखने की जरूरत नहीं है। इटसेल्फ जो नंबर्स लेस देन p by 2 रहते हैं मैंने सिर्फ वही काउंट करने हैं, क्योंकि अगर मैं 6 को कंसिडर भी कर लूंगा p के अंदर तो उसका रिमाइंडर 6 ही आएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर है ये p माइनस 1 है। तो p माइनस 1 इसका मतलब है एक नंबर है जो कि छोटा है p से। तो अगर आप देखेंगे कि p माइनस 1 का रिमाइंडर p के हिसाब से क्या होगा, वो p माइनस 1 ही होगा, क्योंकि डिवीजन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो ये सारे के सारे नंबर्स 2 मेरे एक पास एक ऐसा नंबर आया, a की वैल्यू एक ऐसी आई जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये सारे के सारे नंबर्स लेस देन ही p रहते हैं। तो इसका मतलब है रिमाइंडर्स भी यही आएंगे। अब मैंने वो वाले रिमाइंडर्स कैलकुलेट करने थे जो मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो लेस देन p by 2 है। तो इसका मतलब है मैंने डायरेक्टली इसमें से वो वाले नंबर्स कैलकुलेट करने हैं जो कि लेस देन p by 2 है। ये नंबर्स जो है उनकी फॉर्म है 2k की टाइप की। तो 2k जो है वो लेस देन रहना चाहिए p by 2। इसका मतलब है कि k जो है वो लेस देन रहना चाहिए p by 4। अब आपने काउंट निकालना हो कि ऐसे कौन कितने के हैं जो कि p by 4 किसी एक खास नंबर से कम रहते हैं, तो उसका तरीका कर क्या है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल देखते हैं। से आपके पास p की वैल्यू आ रही है 13, तो p by 4 की वैल्यू क्या आएगी, सो इट इज 13 by 4 विच इज 4 3 12 एंड पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग से पहले वाले एलिमेंट्स मैंने देखने हैं कि कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, क्योंकि k जो है वो इंटीजर्स को डिनोट करता है ऑफ कोर्स। तो 3 पॉइंट समथिंग से जितने पहले इंटीजर्स आ रहे हैं वो 3 हैं। तो इसके लिए मैं जो ये फंक्शन है जो हमने काफी दफा पहले देखा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वो यूज कर लेता हूँ कि जो k की वैल्यू है वो p by 4 के बराबर होगी, क्योंकि k इंटीजर है और ऐसा इंटीजर है जो फ्रैक्शन से कम हो। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यही करता है कि जो उससे पीछे वाला है सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो आंसर दे देता है। मिसाल के तौर पे 3.4 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से क्या आएगा, इट इज 3। 2.7 का आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर के हिसाब से क्या आएगा, इट इज 2। 1.01 का आंसर 1। तो ये वो सारे के सारे नंबर्स हैं जो इनसे पिछला इंटीजर है वो आंसर आ रहा है। तो 1.01 से सबसे पहले छोटा इंटीजर होना चाहिए और जितने इंटीजर छोटे हैं उनमें से सबसे बड़ा होना चाहिए। तो 3.4 है, 3.4 से नीचे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, 3 भी है, 2 भी छोटा इंटीजर है, 1 भी छोटा इंटीजर है, लेकिन जितने छोटे हैं उनमें से सबसे बड़ा 3 है, तो इसलिए इसका आंसर 3 आ गया। तो बिल्कुल जो इमीडिएट आ रहा है पीछे वो वाला इंटीजर जो है इसका आंसर आ जाता है। अब p जो है वो एक ऑड नंबर था, 4 पे डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 पे डिवाइड नहीं होगा तो आंसर एक इंटीजर नहीं आएगा, फ्रैक्शन आएगी या डेसिमल पॉइंट्स में आएंगे। तो मुझे क्योंकि काउंट चाहिए था इंटीजर्स का, मुझे वैल्यू चाहिए थी इंटीजर की, तो मैंने उससे पीछे वाली जो वैल्यू आ रही है वो लगा ली, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो उससे पहले वाला जो इंटीजर है वो मेरा जरूरत है। इसका मतलब है कि मुझे पता लग गया कि p by 2 से पहले वाले इसमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो p by 2 से कम होंगे, वो p by 4 का जो इंटीजर फंक्शन है वो वाला होगा। अब मेरे पास मुझे तो चाहिए थे जो ग्रेटर देन p by 2 हो, तो मैं टोटल में से वो माइनस कर दूंगा। तो ये टोटल कितने नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स हैं मेरे पास, इसको देखें तो 1 से स्टार्ट हुआ,
देन 2 3 से लेके p-1/2 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर्स p-1/2 है। मैं इसे टोटल में से p-1/2 में से माइनस कर देता हूँ p/4 के इंटीजर फंक्शन को। सो दे आर दोस हुज रिमाइंडर्स आर ग्रेटर देन p/2। अब ये n की वैल्यू आ रही है। अब मैंने कैलकुलेट करना है 2/p, तो 2/p का आंसर होगा -1 रेज़ टू पावर दिस n। n इज दिस नंबर। अब ये नंबर अगर इवन हो जाएगा तो 2 क्वाड्रेटिक रेसिड्यू बन जाएगा, और अगर ये वाला नंबर n ऑड हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बन जाएगा। सिंपल सी बात है, -1 की पावर्स देख रहे हैं हम। और ये वाला रिजल्ट मुझे किधर से मिला? ये वाला मिला बाय गॉस लेमा। अब देखते हैं कि ये इवन कब देता है और ये ऑड कब देता है। तो मेरे पास कोई भी प्राइम मैं चूज करूं ऑड, तो मेरे पास उसकी फॉर्म आती है कि वो रिमाइंडर या 1 देगा तो 1 + 8k टाइप का हो जाएगा, या रिमाइंडर 3 देगा, मैं 8 के हिसाब से रिमाइंडर से कह रहा हूँ, या 5 देगा या 7 देगा। तो ये वाला अगर रिमाइंडर्स देगा, टोटल ऑप्शंस ये वाली हैं, तो मैं देखता हूँ कि इनमें से कौन सा रिमाइंडर के साथ n इवन होता है और कौन से रिमाइंडर के साथ n ऑड हो जाता है। तो पहले ये वाला चेक करते हैं, 1+ वाला और 7 + 8k वाला। सो n की वैल्यू लगाते हैं, p की जगह लगाते हैं 1 + 8k, p की जगह लग गया -1/2। सो इधर मैंने p की जगह सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर दी, -1 + 8k/4 का इंटीजर फंक्शन। तो 1 1 से कैंसिल हो गया, 2 4 = 8, इधर बचा 4k माइनस इंटीजर फंक्शन ऑफ 8k के साथ 4 अलहदा हो गया और 1/4 अलहदा हो गया। तो ये आपके पास आ गया 4k माइनस इधर आपके पास बचा 2k + 1/4। तो 2k एक इंटीजर है और आगे 1/4 ऐड हो रहा है। 1/4 का मतलब है 0.25। तो 0.25 का जब इंटीजर फंक्शन लेंगे तो 2k प्लस समथिंग है वो वाला खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 4k माइनस 2k। आपके पास आंसर आया 2k। 2k इज एन इवन नंबर। इसका मतलब है कि अगर n आपके पास इस टाइप का होगा तो n की वैल्यू इवन आ रही है। 2/p जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू हो जाएगा, क्योंकि 2/p लेजेंडर सिंबल का आंसर 1 आ रहा है। इसी तरीके से अब मैं चेक करता हूँ 7 + 8k के लिए। तो n 7 + 8k इसमें से, अब इसी जो n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की उसमें पुट कर रहा हूँ, -1/2 माइनस p की वैल्यू 7 + 8k/4 इज इक्वल टू -1 इधर से गया तो बाकी 6 बचा, 2 कैंसिल होगा तो 4k + 3 आ जाएगा, माइनस इसमें से 8k/4 + 7/4। सो इट इज 4k + 3 और ये आपके पास आ गया -2k + 7/4। इट इज 4k + 3। अब इसका इंटीजर फंक्शन में देखना है तो 7/4 इज व्हाट, 4 1 इज 4 एंड 4 2 = 8, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है। तो 2k पहले ही है, 2k में प्लस हो जाए 1 पॉइंट समथिंग तो ये 2k + 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जब उसका इंटीजर फंक्शन देखेंगे तो 2k पूरा एक इंटीजर है, इधर से एक 1 भी मिल गया वो भी पूरा इंटीजर है, और ऊपर वाला जो पॉइंट है वो खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास बाकी बचेगा 2k + 1। 4k में से 2k गया तो बाकी 2k बचा और 3 - 1 बाकी बचा 2, फिर 2 कॉमन आ गया तो k + 1। अब फिर 2 इंटू समथिंग है तो फिर ये एक इवन इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों केसेस में -1 की पावर इवन आएगी, तो इसका मतलब है कि 2/p जो है वो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा। और जब आप एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ता हूँ कि ये जब आप कंसिडर करेंगे तो इस केस में इसका आंसर जो है वो ऑड आएगा। अगर ऑड आएगा तो -1 की पावर ऑड है, इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू बनेगा। तो ये वो रिजल्ट है जिसको मैं रिविजिट करना चाहता था बाय यूज ऑफ गॉस लेमा। अब अगर आप लास्ट लेक्चर को 1 मिनट के लिए देखें तो जो मैंने अभी रिव्यू किया है लेक्चर नंबर 20 के शुरू के अंदर, हमने एक एप्लीकेशन की थी कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की मदद से मुझे ये पता लग गया कि 4k + 1 टाइप के इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स पड़े हुए हैं। अब उस केस में एक ऑब्जर्वेशन ये हो सकती है
कि भाई प्राइम्स तो दो किस्म के ही हो सकते हैं 4 के हिसाब से, या वो 4k+1 टाइप के होंगे या 4k+3 टाइप के होंगे, क्योंकि आप 4 से डिवीजन के बाद रिमाइंडर्स देख रहे हैं। तो 4 के साथ अगर आप एक ऑड प्राइम पकड़ते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर इवन तो नहीं आ सकता। अगर 4 को डिवाइड करने से रिमाइंडर्स ऑड आ सकते हैं, तो वो रिमाइंडर्स कौन कौन से हैं जो मॉड 4 में ऑड पड़े हुए हैं? तो टोटल रिमाइंडर है 0, 1, 2, 3। 0 और 2 इवन निकल गया, तो बाकी 1 और 3 बचा। तो इसका मतलब है कि कोई भी ऑड प्राइम पकड़े, 4 से डिवाइड करें, या रिमाइंडर 1 आएगा या 3 आएगा। टोटल प्राइम्स इनफाइनाइट है, मुझे पता है, मैंने प्रूफ किया हुआ है, यूक्लिड थ्योरम प्रूफ किया था। तो उसमें से मैंने कहा कि जो 4k+1 टाइप के हैं वो भी इनफाइनाइट है। अब अगर आप एक ऑड प्राइम पकड़ें और उसे 8 से डिवाइड करें, तो ये पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है। अब इसके अंदर से भी अगर मैं कह दूं कि जी एक खास किस्म के जो प्राइम्स हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो ये ज्यादा जनरलाइज रिजल्ट है। तो अब मैं इसकी एप्लीकेशन के तौर पे एक रिजल्ट प्रूफ करना चाहता हूँ कि 8k-1 टाइप के जो प्राइम्स हैं वो भी इनफाइनाइट होते हैं। तो उससे पहले एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन कि ये जो कंग्रेसेस हैं इनको मैं प्लस माइनस के साथ भी कंसिडर कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे पहला केस मैंने किया है 1 + 8k, इसको कंसिडर करेंगे तो इट इज 1 इज congruent टू, so that prime, if prime is 1 + 8k, that prime is congruent to 1 mod 8. If the prime is of this type 7 + 8k, then prime is congruent to 7 mod 8. But 7 is also congruent to -1 mod 8, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 7 minus -1 which is 7 + 1 which is 8, तो ये कंग्रेंस ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाले जो प्राइम्स हैं 7 + 8k टाइप के, इनको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस तरह भी कह सकता हूँ कि p इज कंग्रेंट टू 1 -1 mod 8। तो अगर मैं आप पिछले रिजल्ट को कंबाइन करूँ तो 2 और p का जो लेजेंडर सिंबल है वो आंसर 1 देगा इफ p इज कंग्रेंट टू 1 या -1 mod 8, क्योंकि अगर 1 के कंग्रेंट हो जाएगा तो 1 + 8k टाइप का है, अगर -1 के कंग्रेंट हो जाएगा तो 7 mod 8 है, एंड 7 mod 8 इज 7 + 8k टाइप। तो ये दोनों टाइप मैंने इस तरीके से लिखी है। और अगर 2/p कंग्रेंट टू -1 हो जाए इफ p इज ऑफ अदर टाइप, तो अदर टाइप जो मैंने लिखी हुई है वो लिखी हुई है 5 और 3, तो इसको मैं इस तरह कह सकता हूँ +-3 mod 8। तो +3 का मतलब है 8k+3 और -3 का मतलब है कि -3 इज कंग्रेंट टू 5, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों केसेस इसमें आ गए। तो मैं रिजल्ट जो प्रीवियस रिजल्ट है उसको इस तरीके से भी फॉर्मुलेट कर सकता हूँ। आगे से ये पिछला रिजल्ट हमने किया इसी की कॉर्नरी एक छोटी सी कि 2/p को बजाय मैं इन 4 केसेस के कंसिडर करने के मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ कि इट इज -1 (p²-1/8। तो ये बड़ी सिंपल सी है, मैं एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसका हिंट देख के जाता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। अब देखें p जो है अगर आप लेते हैं 8k+1 टाइप का, तो ये वाली जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे क्या आएगी, p² - 1/8, इट इज 8k+1, so this is equal to 64k² + 16k+1 - 1 over 8। 1 से कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा 8 कैंसिल होके बाकी आपके पास आया 8k² + 2k। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बेसिकली इट इज 4k² + k। k की जो मर्जी वैल्यू डालें, ये 2 का मल्टीपल है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, this number, this means this number is even if p is of this form. If this number is even, तो 2/p का आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -1 की इवन पावर लगेगा तो 1 देगा, तो ऊपर भी यही कह रहे हैं हम। अगर p आप इस साइड का एक लगा के देखते हैं, अगर आपके पास p जो है वो 8k+3 फॉर्म का, तो ये वाला नंबर क्या बनेगा, इट इज 8k+3 का स्क्वायर -1 over 8, so it is 64k² plus 2 3 are 6 8 are 48 k plus 9 minus 1 by 8, so 9 minus 1 it is 8, so it is 64k² plus 48k plus 8 by 8। इसको आप सिंप्लीफाई करें, so it is 8k² plus 6k plus 1। अब 2 सब में से कॉमन ही निकाला जा सकता है, इस हिस्से में से निकाला जा सकता है, तो इट इज 2 into
4k स्क्वायर प्लस 3k एंड प्लस 1। तो 2 का मल्टीपल इतना ऐसा डिसाइड करेगा कि ये इवन है, और किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड कर दें तो ऑड हो जाएगा। सो ये कैलकुलेशन रहते हैं बोलेंगे। सो इट इज इवन प्लस 1, इट इज ऑड। इसका मतलब है कि 8k प्लस 3 के लिए ये नंबर ऑड रहता है। कौन सा नंबर? ये वाला। तो -1 के ऊपर ऑड लगाओ तो आंसर क्या देगा? -1। 2/p जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब है नॉन क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। तो ऑटोमेटिकली हमें पिछले से भी यही पता है। तो वो जो पिछला रिजल्ट मैंने किया उसको मैं इस सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर रिफॉर्मुलेट कर सकता हूँ। तो अब मुझे 2 के लिए, पर्टिकुलरली 2 के लिए, कि 2 किसी भी प्राइम के साथ पड़ा हो उसके क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा या नहीं होगा डिसाइड करना आसान है। एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। हम कंसिडर कर रहे थे, अभी हमने लास्ट में देखा था, मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर की थी 17 के लिए 6 की। तो 6 को मैं 2 इंटू 3 कर सकता हूँ। तो 2/17 का आंसर क्या होगा? अब सिंपली मुझे 17 को पकड़ के ये डिसाइड करना है कि ये इनमें से किस कैटेगरी में आ रहा है। 17 को पकड़ा, 8 के साथ इसकी कंग्रेंस देखी। सो 17 इज कंग्रेंट टू 1 mod 8। इट इज 1 + 8 के टाइप। इफ इट इज 1 + 8 के टाइप, इट इज 1। इसका मतलब है कि ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है। सो इस तरीके से 2 के लिए तो बहुत तेज हो गया। अब बाकी नंबर्स जो है वो अब मैं देखता रहूंगा कि इसका मतलब है कि नीचे भी एक प्राइम आ रहा है, ऊपर भी एक प्राइम आ रहा है, क्योंकि 2 का केस तो मैंने अलग कर लिया। तो इवन नंबर जितने भी आएंगे वो एक साइड पे चलेंगे, बाकी सिर्फ और सिर्फ मैंने कंग्रेसेस चेक करनी है बाकी नंबर के साथ। तो ये आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि इसे हम क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी के अंदर किस तरीके से यूज करेंगे। पहले मैं जो हम अभी मैंने डिस्कस की थी कि एक एप्लीकेशन करूंगा मैं कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम्स ऑफ द फॉर्म 8k-1। जरा देखें, अब मैं इस 2 की जो मैंने डिसाइड की है कि क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा या नहीं होगा किसी भी ऑड प्राइम के अंदर, उसको मैं कैसे यूज करता हूँ इसको चेक करने के लिए कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी प्राइम्स ऑफ दिस फॉर्म 8k-1। सो आइडिया मेरे पास प्रूफ का वही है, सपोज कॉन्ट्रेरी that there are only finite many primes of the form 8k-1 से उनके नाम रख लेते हैं p1 से लेके pn तक। तो जितने भी टोटल प्राइम हो सकते हैं वो यही है, फाइनाइट मैनी है। नाउ कंसिडर अ नंबर जो कि हमारा ट्रिक है n, और वो हम करते हैं इन सब की प्रोडक्ट p1 p2 pn, साथ मैंने 4 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका स्क्वायर किया और -2 कर दिया। कंसिडर दिस नंबर। प्राइम सारे हैं, नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर बनेगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर बनेगा, स्क्वायर अगेन अ नंबर, -2 अगेन अ नंबर। सो फाइनली n इज अ इंटीजर। इफ जो कंस्ट्रक्शन से क्लियर है, इफ n इज एन इंटीजर बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स देयर शुड एग्जिस्ट एन इंटीजर व्हिच डिवाइड्स n। सो अगर p डिवाइड करेगा n को, इसका मतलब है कि n इज कंग्रेंट टू 0 mod p। n को वैल्यूज की साइन कर देते हैं इसके अंदर, ये बनेगी 4p1 p2 pn का जो स्क्वायर है दैट इज कंग्रेंट टू 0 mod p। इसका मतलब ये होगा कि 4p1 अप टू pn का जो स्क्वायर है वो कंग्रेंट हो गया 2 mod p के। इसको कंपेयर करें जनरल के साथ, x स्क्वायर इज कंग्रेंट टू 2 mod p। ये कब मुमकिन है? x की वैल्यू ऐसी कब मिलेगी आपको? इसका मतलब है कि आप ये पूछ रहे हैं कि 2 एक ऑड प्राइम के साथ, p ऑब्वियसली ऑड प्राइम्स है, मैंने कंसीडर किए हैं, ये सारे का सारा नंबर जरूरी नहीं है कि इवन बनेगा। सो मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि 2 जो है ये मॉड p के अंदर कब इस कांग्रेस का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ये मुझे पता है, अभी हमने लास्ट रिजल्ट किया है कि x स्क्वायर कंग्रेंट टू 2 mod p हैज अ सोल्यूशन
इसका मतलब यही है कि 2/p जो है उसका लेजेंडर सिंबल 1 आ जाए। इफ एंड ओनली इफ p इज ऑफ द फॉर्म 1 mod 8 और p इज ऑफ द फॉर्म -1 mod 8। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कि मैं -1 क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि -1 कंग्रेंट है 7 के। तो हमने ये प्रूव किया है कि या वो 8k + 1 टाइप का होगा या 8k + 7 टाइप का होगा। तो 1 टाइप को मैं कह रहा हूँ कंग्रेंट टू 1 mod 8 और 7 को कह रहा हूँ कंग्रेंट टू -1 mod 8। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं और एक साइड में मैं खुद क्लेम कर रहा हूँ कि 4p1 अप टू 4pn का जो स्क्वायर है इट इज कंग्रेंट टू 2 mod p। इसका मतलब है कि ये दोनों में से एक चीज एग्जिस्ट करती है, p या कंग्रेंट है 1 के और -1 के mod 8। अब ये सारे के सारे जो मेरे पास प्राइम्स लगे हुए हैं इनमें से मैंने कितनी टाइप के रखे हैं। सो मैंने कहा कि ऑल pi's आर ऑफ द फॉर्म 8k - 1। सारे के सारे जो pi's हैं वो इस फॉर्म के हैं। इधर मेरे पास या 1 mod आ रहा है या -1 mod 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि इधर से मुझे पता लग रहा है कि ये mod 8k + 1 टाइप का होगा या mod 8k - 1 टाइप का होगा। ये वाला जो प्राइम मैंने चूज किया, ये अलग प्राइम्स है और ये जो प्राइम है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से आया है। अब ये भी तो हो सकता है कि ये वाला प्राइम p कंग्रेंट टू 1 mod 8 हो जाए। सो अज्यूम p is congruent to 1 mod 8 for all primes which are in primary decomposition of n। क्योंकि पिछला मैंने जो ये प्राइम चूज किया था ये तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से चूज किया था। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि जो सारे के सारे प्राइम्स उसकी प्रोडक्ट में आ सकते हैं वो सारे के सारे कंसिडर कर लें। अगर सारे के सारे प्राइम ही 1 mod 8 फॉर्म के होंगे तो इसका मतलब है कि सारे के सारे 1 + 8k टाइप के हैं। तो 1 + 8k टाइप के एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो आंसर आपके पास किस टाइप का आएगा? अगेन 8k + 1 टाइप का आएगा। इसका मतलब है n जो है वो किस टाइप का होगा? 8k + 1 टाइप का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो n है वो इस टाइप का नहीं है। देखते हैं क्यों। इसकी आप स्क्वायर लें तो 16 आ जाएगा और -2 लिखा हुआ है, तो इट इज 16 × समथिंग -2। तो इसको मैं कह सकता हूँ 8 × समथिंग -2। तो मेरे पास जो n है वो इस टाइप का है। और अगर मैं इसकी assumption को मान लूँ कि ये सारे के सारे प्राइम जो है 8k + 1 टाइप के हैं तो फिर n इस टाइप का आता है। दिस मीन्स कि एट लीस्ट 1p is of the form 8k - 1। सारे के सारे इस फॉर्म के नहीं हो सकते क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो कम से कम एक को इस फॉर्म का जरूर होना पड़ेगा। सो अगर एक भी इस फॉर्म का हो गया तो ये तो हमने शुरू में ज्यूम किया हुआ है कि जितने प्राइम्स 8k - 1 टाइप के हो सकते हैं वो p1 से लेके pn तक हैं। इसका मतलब है कि p बराबर हो जाएगा pi के फॉर सम i। इसका मतलब ये होगा कि p जो है वो डिवाइड कर देगा इसकी प्रोडक्ट को। इसका मतलब होगा कि p डिवाइड कर देगा 4 × p1 से लेके pn के स्क्वायर को। इसका मतलब ये होगा कि 4p1 से लेके pn का जो स्क्वायर है ये कंग्रेंट हो जाएगा 0 mod p के। ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये कंग्रेंट है 2 mod p के, इधर कह रहे हैं कंग्रेंट है 0 mod p के। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो पता लगेगा कि ये कह रहा है कि 2 कंग्रेंट है 0 mod p के और p आपके पास गिवन है कि ऑड प्राइम है। अब इसका मतलब ये होगा कि p जो है वो डिवाइड कर रहा है 2 को। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ऑड प्राइम जो है वो इवन नंबर को कैसे डिवाइड करेगा? दिस मीन्स कि हमारी जो assumption है कि p1 up to pn are all primes of the form
8k minus 1 is wrong. This implies there exists infinite many primes of the form 8k plus 1. तो अब रिजल्ट बहुत ज़्यादा जनरलाइज हो गया. अब आपके पास अगर 8 के हिसाब से पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, 4 के हिसाब से पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही थी, या 1 होगा या 3 होगा. 8 के हिसाब से तो 4 पॉसिबिलिटीज हैं, और मैं उनमें से भी किसी एक के बारे में क्लेम करूं कि इस टाइप के जो भी प्राइम्स हैं वो भी इनफाइनाइट मैनी है. तो एट द एंड आपके पास देखें, जितना भी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी में, एट द एंड वो डिस्कशन है प्राइम नंबर्स की है, क्योंकि हमने शुरू में बार बार इसके ऊपर मैंने जोर दिया था कि ये एटम्स हैं नंबर थ्योरी के. तो अगर जितनी इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राइम्स के बारे में मिलती जाएगी, उतना आपके पास चीज़ों को कैलकुलेट करना, उनको डील करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा. अब हम एक रिजल्ट करना चाहते हैं जो कि जनरलाइजेशन होगा. जो हमने पिछला रिजल्ट किया है गॉस लेमा, उसकी जनरलाइजेशन किस सेंस में होगा. पिछले के अंदर भी अगर आप देखें तो समहाउ मैंने ये क्लेम किया था कि गॉस लेमा के साथ मेरा क्वाड्रेटिक रेसिड्यू कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा. लेकिन उसके अंदर भी फिर एक बड़ा नेचुरल सा क्वेश्चन आता है कि जी इस एस को तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ना, वो जो सेट है. और अगर आप पी की वैल्यू लगा देते हैं 150 के करीब से, कोई प्राइम लेते हैं जिसकी वैल्यू 151 है से, और 151 प्राइम है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, मतलब मैं मोर और लेस कह रहा हूँ कि इतना बड़ा प्राइम लेता हूँ, तो p माइनस 1/2 कितना आएगा, 150/2. 150/2 इज 75. इसका मतलब है कि s के अंदर आपको 75 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, फिर उनकी कांग्रेसेस देखनी पड़ेंगी, और फिर देखना पड़ेगा कि ये किसके बराबर आ रहा है. तो हमारा जो जनरलाइजेशन से मेरा मुराद ये है कि रिजल्ट वही है पीछे गॉस लेमा, लेकिन शायद इसकी कैलकुलेशंस को मैं मजीद आसान कर सकूं. तो नेक्स्ट रिजल्ट जो है वो इस तरफ तो ज़्यादा ला रहा है कि इसकी कैलकुलेशंस को मैं मजीद आसान कर सकता हूँ. अब देखें वो कैसे है, और फिर हम उसको अप्लाई करते हैं. ये कहता है कि गॉस लेमा ने पीछे हमारे साथ क्लेम ये किया था कि a/p जो है वो सिंपली -1 की पावर n आ जाएगा, और n उसने कहा कि इस सेट को कंसिडर करें a से लेके a p माइनस 1/2 तक. सारे के सारे इसके रिमाइंडर्स कैलकुलेट करें पहले, फिर रिमाइंडर्स के अंदर से जो p/2 से बड़े आते हैं वो कैलकुलेट करें, उनका काउंट n होगा, वो n के ऊपर रखेंगे. अगर इवन आ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक रेसिड्यू होगा a p के अंदर, और अगर नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू होगा. अब ये रिजल्ट क्या कहता है, कहता है p एक ऑड प्राइम ले, a कोई भी एक इंटीजर लें सच दैट p a को डिवाइड ना कर रहा हो, या a p रिलेटिवली प्राइम हो. तो अब जो a और p का जो लेजेंडर सिंबल है वो बराबर आएगा -1 की पावर दिस नंबर के. सो इस नंबर के अंदर ये जो मैंने ब्रैकेट यूज की हुई है, स्टेट ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ये इंटीजर फंक्शन है. तो मैं k1 से लेके p माइनस 1/2 तक करूंगा, ka/p का इंटीजर फंक्शन सिर्फ कैलकुलेट करता जाऊंगा. सम लिखूंगा -1 के ऊपर, अगर ये सम इवन आ गया तो वो आ जाएगा, ऑड आ गया तो वो आ जाएगा. तो समहाउ जो उसकी जेनेरिक फॉर्म है वो तकरीबन वही है, गॉस लेमा वाली है, कि ये बराबर आ रहा है -1 की पावर के. पावर आपने डिसाइड करनी है क्या है, इवन है तो क्वाड्रेटिक रेसिड्यू है, ऑड है तो नहीं है. लेकिन वो पावर शायद कैलकुलेट करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो बनिस्बत इसके कि मैं वो पहले सेट एस कंस्ट्रक्ट करूं, फिर सेट एस कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके अंदर से देखूं कि मॉड पी के अंदर कौन से p/2 से बड़े हैं. तो शायद वो इतना कन्वीनियंट ना हो मेरे लिए हर दफा, लेकिन ये नंबर शायद ज्यादा कन्वीनियंट हो. और ये मैं अभी एग्जांपल्स करेंगे, देखेंगे इसकी कन्वीनियंस शायद ज्यादा है थोड़ी सी उससे. अब पहले तो इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड करता है या नहीं करता. हम सेटिंग वही वाली रखेंगे. सो लेट S इज द सेम सेट A to A up to P minus 1/2 A, इसकी मल्टीप्लीकेशन है, और Ri's are the remainders which are less than p/2 mod p, and इसी तरीके से S J's are the remainders which are
और उनके काउंट भी रख लेते हैं। सो काउंट ऑफ आर आई इज एम एंड काउंट ऑफ एस जेस इज एन। तो एग्जैक्टली वही वाली सेटिंग मैंने की जो कि मैंने गॉस लेमा के लिए की थी। मैं इसका हर एक एलिमेंट चूज करता हूँ एस का और उसके ऊपर डिवीजन लगा देता हूँ पी के साथ। सो अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एस विथ पी। क्योंकि अगर मैं गॉस लेमा देखूं तो गॉस लेमा में क्या देख रहा हूं, इन सारे एलिमेंट्स के मॉड पी के अंदर रिमाइंडर्स। तो मैं डिवीजन करूंगा पी के साथ, जो भी रिमाइंडर आएगा मैं उनका काउंट कर रहा हूँ। तो अब मैं कहता हूँ कि हर एक एलिमेंट के साथ जो है आप लगाना शुरू कर दें। तो इसके एलिमेंट्स की मैं अब जनरल फॉर्म लगा लेता हूँ कि जी इसके एलिमेंट जो है वो इस टाइप के हैं, के ए टाइप के हैं। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ एक दफा। एस के एलिमेंट्स हैं के ए टाइप के और के की वेरिएशन बता देता हूँ कि के किधर से लेके किधर तक है। के की पहली वैल्यू 1 है और इसकी आखिरी वैल्यू p माइनस 1/2 है। तो ये एग्जैक्टली एससी लिखा हुआ है, ए टू ए अप टू p माइनस 1/2 इंटू ए। तो मैं इस एस को इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसका मतलब है इसका हर एलिमेंट इस टाइप का है, के ए टाइप का। मैंने के ए के ऊपर डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई किया, के ए के ऊपर एंड पी के ऊपर। तो डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स q एंड t such that ka is equal to p into q plus t with t जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम p तक जा सकता है, यानी कि मैक्सिमम बराबर हो सकता है p माइनस 1 तक, और ये 0 या उससे बड़ा होगा। तो ये मेरे पास डिवीजन एल्गोरिथम लगा हुआ। अब k की हर वैल्यू के लिए मेरे पास एक डिफरेंट क्वोशंट आएगा और एक डिफरेंट रिमाइंडर आएगा, हर एक वैल्यू के लिए आएगा। पहले मैं a के लिए करूंगा तो एक आएगा डिफरेंट, 2a के लिए करूंगा तो डिफरेंट आएगा, 3a के लिए करूंगा तो इनके मैं नाम रख देता हूँ कि k अगर मैं 2 रखा हो तो उसका रिमाइंडर का एक नाम रख देता हूँ और उसके क्वोशंट का एक नाम रख देता हूँ। सो मैं कहता हूँ कि ka इज इक्वल टू p, q के साथ k लगा देता हूँ प्लस t के साथ k लगा देता हूँ, with 0 is less than equal to tk is less than p minus 1, और ये k की जो वेरिएशन है वो रख लेता हूँ जो ऊपर रखी हुई है, p माइनस 1/2 से लेके, सो दिस इज आल्सो इक्वालिटी, सॉरी ऐसे तक। तो ये मेरे पास जनरल सेटिंग होगी कि हर एक एलिमेंट को पकड़ता जाऊंगा, p से डिवाइड करता जाऊंगा, हर एक एलिमेंट के लिए क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि इन सब एलिमेंट्स के लिए देखता हूँ कि क्यू के की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है। क्यू के एक इंटीजर है। मैं इस सारी इक्वेशन को, अब ये कितनी इक्वेशन है पहले ये समझना इंपॉर्टेंट है कि हर के की वेरिएशन के लिए इक्वेशन होगी। के 1 लगाएंगे तो a इंटू पी Q1 प्लस T1, कि a को जब p से डिवाइड किया तो Q1 क्वोशंट आया और T1 रिमाइंडर आया। के जब 2 लगाऊंगा तो यहाँ 2a लिखा होगा, तो 2a को फिर p से डिवाइड करूँ, p फिक्स रखा हुआ है, तो 2a को जब p से डिवाइड करूंगा तो जो क्वोशंट आएगा उसका नाम Q2 रखा है और जो रिमाइंडर आएगा उसका नाम T2 रखा है, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये बेसिकली एक सिस्टम पूरा लिखा हुआ है ऑफ इक्वेशंस का, जिसके अंदर p माइनस 1/2 इक्वेशंस है। अब मैं हर क्वेश्चन को चेक करना चाहता हूँ, तो इन जनरल p तो सबके साथ है, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ इस पूरी इक्वेशन को p के साथ। ये आएगी आपके पास ka/p इज इक्वल टू, इधर आपके पास क्यू क्या आ जाएगा, पी पी से कैंसिल हो गया, प्लस टी के बाई पी आ गया। अब इस इक्वेशन का जरा एनालिसिस करते हैं कि टी के की वैल्यू क्या थी। टी के की वैल्यू पी माइनस 1 से कम थी या मैक्सिमम पी माइनस 1 थी, और नीचे रखा हुआ है पी। तो अगर आपके पास एक क्वोशंट हो जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो वैल्यू ये पॉजिटिव दे, मतलब 1 से बड़ी देगा या 1 से छोटी देगा। अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये डिवीजन ही स्टार्ट ना हो सकी। इसका मतलब है कि जो आपके पास रिमाइंडर आएगा वो तो फ्रैक्शन के अंदर आएगा, और मतलब जब आप इसको आंसर निकालेंगे तो आंसर इसका फ्रैक्शन के अंदर आएगा। क्वेश्चन ये है कि इसका इंटीजर फंक्शन क्या होगा। टी के
बाय पी का इंटीजर फंक्शन क्या होगा। अगर ये वाली वैल्यू छोटी थी, पी की वैल्यू बड़ी थी, तो ये पॉइंट समथिंग आएगा, और पॉइंट समथिंग लिखा हो अगर 0 पॉइंट से ये लिखा हुआ है 0.321, इसका इंटीजर फंक्शन क्या होगा, इट इज 0, क्योंकि पॉइंट से पहले सबसे छोटा इंटीजर कौन सा आएगा, 0 आएगा। तो ये भी वही वाली चीज बन रही है कि टी के की वैल्यू हमेशा छोटी रहती है पी से, तो इसका इंटीजर फंक्शन 0, ये आ गया। अब मैं सारों के अगर इंटीजर फंक्शंस देखूं तो ये मेरे पास क्या चीज बनती है, के ए बाय पी का जो इंटीजर फंक्शन होगा वो क्यू के प्लस टी के पी के इंटीजर फंक्शन के बराबर होगा। दिस इम्प्लाइज के ए बाय पी का जो इंटीजर फंक्शन होगा, अब क्यू के क्या था, क्यू के तो एक इंटीजर था, ये तो इंटीजर्स होंगे क्यू और टी बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये इंटीजर है और ये पॉइंट समथिंग है, पॉइंट समथिंग ने तो वैसे भी 0 कंट्रीब्यूट करना था, तो इसका मतलब है कि ये फाइनली बचा क्यू के। इसका मतलब है कि के ए बाय पी का जो इंटीजर फंक्शन है ये सिंपली क्यू के बराबर है। तो मैं इस इक्वेशन को अब दोबारा रीराइट कर रहा हूं। दिस मीन्स कि के ए इज इक्वल टू पी के ए बाय पी प्लस टी के। ये मैंने इसी इक्वेशन को रीराइट कर लिया क्योंकि हर क्यू के की वैल्यू ये आ रही है, तो मैंने वो उधर क्यू के की वैल्यू की जगह ये लगा दिया। के की वेरिएशन मेरे पास गिवन है, 1 इज लेस देन इक्वल टू के इज लेस देन इक्वल टू पी माइनस 1/2 तक। इसका मतलब है कि ये मेरे पास p माइनस 1/2 इक्वेशन लिखी हुई है। मैं उन सारी की सारी p माइनस 1/2 इक्वेशंस को ऐड करना चाहता हूँ। ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड सारी p माइनस 1/2 ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड सारी ऐड हो जाएगी। तो मैं उसको समेशन के साइन में लिख देता हूँ कि मेरे पास आएगा क्या, इट विल बी इक्वल टू सम के 1 से स्टार्ट हो रहा है, p माइनस 1/2 तक जा रहा है, इधर मेरे पास के ए लिखा हुआ है, इज इक्वल टू सम के 1 टू p माइनस 1/2, इधर p टाइम्स के ए बाय पी का ब्रैकेट फंक्शन या इंटीजर फंक्शन, प्लस नेक्स्ट आपके पास है सम टी के 1 टू p माइनस 1/2। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। सही, इस इक्वेशन का नाम ए रखते हैं। अब ये रिमाइंडर्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि रिमाइंडर्स के पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आपके पास ये सेट था, इस सेट के अंदर से आपने डिवाइड करना शुरू कर दिया हर एलिमेंट को p से और उसके रिमाइंडर्स देखने शुरू कर दिए। आपने एक नंबर भी फिक्स किया हुआ है p/2, तो रिमाइंडर की तो दो पॉसिबिलिटीज है, या वो p/2 से छोटा होगा या वो p/2 से बड़ा होगा, और दोनों के हमने नाम रखे हुए हैं कि यार रिमाइंडर जो p/2 से छोटा है उसका नाम ri है और जो रिमाइंडर p/2 से बड़ा है उसका नाम sj है। ये सबसे फर्स्ट स्लाइड के अंदर ये हमने नाम रखे हुए हैं कि जिसका रिमाइंडर जो है वो p/2 से छोटा हो जाएगा उसका नाम ri है और अदरवाइज sj। अब मेरे पास जो इधर रिमाइंडर्स आ रहे हैं वो t के आ रहे हैं, तो t के जब रिमाइंडर आएगा p माइनस 1/2 इक्वेशन में से, तो किसी इक्वेशन के अंदर जो रिमाइंडर होगा वो ri आएगा, p/2 से कम होगा, और किसी इक्वेशन में sj आएगा, और मुझे नहीं पता कि किस में कौन सा आएगा, लेकिन ये पता है कि tk की वैल्यू या ri होगी या sj होगी। मैं उसको इसे रिप्लेस कर देता हूँ, k 1 to p माइनस 1/2 ka is equal to k1 p माइनस 1/2 ka by p, और जो दो रिमाइंडर्स आ रहे हैं उनके टोटल सम आ जाएंगे क्योंकि सबने आना है, हर पॉसिबिलिटी आएगी। तो r की वेरिएशन है m तक, तो r के आ गए, और प्लस जो s की वेरिएशन है वो n तक है, मैंने उनका टोटल काउंट n रखा हुआ है, sn आ गया। तो इस इक्वेशन को d कह लेते हैं। मेरे पास एक ही इक्वेशन आ गई। अब मैं डायरेक्टली आर के को और एस जेस को, आर आईस को और एस जेस को करना चाहता हूँ, जो पिछला हमने गॉस लेमा में प्रूव किया था उसको रिकनेक्ट करता हूँ कि हर आर आई और एस जे जो है वो डिफरेंट है, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और आर आई जो है वो लेस देन p/2 है और एस जेस जो है वो ग्रेटर देन p/2 है। अब मैंने जो गॉस लेमा में ट्रिक किया था कि मैंने p माइनस एस जे कंसिडर कर लिए, तो अगर इफ एस जे
is greater than p by 2, then p minus sj is again less than p by 2. ऑटोमेटिकली p by 2 से पीछे आ गया. अब ri भी p by 2 से कम है, p माइनस एस जे भी p by 2 से कम है, और ये भी मुझे पता है बाय गॉस लेमा कि m प्लस n जो है वो p माइनस 1 by 2 है. इसका मतलब है कि मैं सारे के सारे अगर ris भी लिख लूँ और सारे के सारे p माइनस एस जे लिख लूँ तो वो एग्जैक्टली मैंने सारे के सारे 1 से लेके p माइनस 1 by 2 तक सारे इंटीजर्स लिख लिए. मैं अब इसको करता हूँ कि मैं 1 प्लस 2 प्लस p माइनस 1 by 2 तक अगर सारे इंटीजर्स लिखूँ तो वो सारे के सारे ris r1 प्लस r2 अप टू r की वेरिएशन m तक है, और प्लस p माइनस s1 प्लस p माइनस s2 अप टू p माइनस sj ये लिखे हुए हैं. क्योंकि ये भी नंबर्स लेस देन p माइनस 1 by 2 हैं, ये भी नंबर्स p by 2 से कम है, और सारे के सारों का काउंट भी उतना ही है जितना 1 से लेके p माइनस 1 2 का है. तो इसका मतलब है कि दोनों का सिर्फ वेरिएशन डिफरेंट है लेकिन नंबर सेम लिखे हुए हैं. अब मैं अगर समेशन साइन के अंदर लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज k 1 to p माइनस 1 by 2, और इधर मैं k लगा देता हूँ. तो पहले k की वेरिएशन 1 आएगी तो 1 आ गया, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू प्लस p माइनस 1 by 2 तक, ये इधर खत्म हो जाएगा. आर इसके ऊपर सम लगाता हूँ तो आर इसका सम बना k 1 to m आर के, हर एस आई के साथ एस जे के साथ, सॉरी ये दिस इज एस एन, सो टोटल ये एस एन है. सो हर एस आई के साथ मेरे पास एक p लगा हुआ है. तो p टोटल कितने हैं मेरे पास, k 1 to n, ये इतने p मेरे पास आ गया, माइनस k 1 to e कितने हैं n और s के. तो ये मेरे पास पूरी की पूरी ये वाला सम जो मेरे पास इक्वेशन है ये निकली. इसको अब मैं ऊपर के साथ देखूं तो आर के की एक टर्म आ रही है, बी के साथ कंपेयर करूं एस के की एक टर्म आ रही है, और एक टर्म ये के पी की आ रही है. इसके अंदर भी पी है, इसके अंदर भी पी है. इसको सम करके देख लेते हैं क्या आता है. तो ये इधर से भी बड़ा क्लियर है कि पी जो है अगर n टाइम्स लिखे होंगे तो n p के बराबर होगा. इधर से भी k1 n करें तो हर दफा p p आता जाएगा तो टोटल n टाइम्स लिखा जाएगा, तो n p है. तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, इट इज k 1 to p माइनस 1 by 2 k. पहली आपके पास आ जाएगी एन पी प्लस के 1 to m आर के माइनस के 1 to n एस के, और इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर सी. अब मैं b के अंदर से c को माइनस करना चाहता हूँ. सो ये b है और ये c है. सो सब्ट्रैक्ट b फ्रॉम, सो c फ्रॉम दिस इक्वेशन b. सो b माइनस c करना चाहता हूँ. इधर से ये दोनों माइनस हो जाएंगे लेफ्ट साइड से, और राइट हैंड साइड से ये माइनस हो जाएंगे. तो आर के की टर्म k1 to m आर के, इधर भी k1 to, ये तो खत्म हो जाएगी. ये प्लस लगा हुआ है, ये माइनस करनी है तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगी टर्म. और बाकी टर्म्स जो है वो मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ पहले एक दफा और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो इधर की लेफ्ट टर्म थी k1 to p माइनस 1 by 2, और इट इज के ए, और नीचे वाली इक्वेशन की लेफ्ट टर्म थी k1 to p माइनस 1 by 2 एंड k. इधर आपके पास ये आ गया. उसके बाद बाकी जो नेक्स्ट दो टर्म्स थी वो देखते हैं. ये के ए बाई पी की वेरिएशन थी और वो एन पी की वेरिएशन थी. सो इट इज k1 to p माइनस 1 by 2, पहले एक p लगा हुआ है और फिर के ए बाई पी. ये इस साइड पे आपके पास सिंपली एन पी है, सो दैट इज सिंपली एन पी. आर की टर्म इसके अंदर से खत्म होगी और वो आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ k1 to n एंड एस के. अब इसके अंदर से आप समेशन के ए के ऊपर तो सम है ही नहीं है, तो ए को बाहर लेके जाया जा सकता है, और जैसे फिर समेशन के को माइनस किया जा सकता है. तो इट इज a माइनस 1 इंटू k1 to p माइनस 1 by 2 k. तो ये मल्टीप्लाई होकर पहली टर्म a की आ जाएगी, होगी टर्म माइनस सिंपली की आ जाएगी. इस पे p के ऊपर कोई वेरिएशन नहीं है, k के ऊपर वेरिएशन है, तो p को कॉमन निकाला जा सकता है. बाकी आपके पास बचेगा k1 to p माइनस 1 2, p कॉमन निकल गया, बाकी बचा k a p
और इधर आपके पास बचा माइनस n प्लस 2 वैसे का वैसे ही आ गया 1 2 n एंड s के। अब जरा a को और इन सब को कंसिडर करते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या है। a एक इंटीजर था और p आपके पास प्राइम था, ऑड प्राइम, और अगर आप a-1 को कंसिडर करें तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर p एक ऑड प्राइम है, a एक ऑड इंटीजर है। ऑड मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इवन का अगर आ भी जाएगा तो मैं उसे 2 के केस में सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। सो अभी सिर्फ a मेरे पास एक ऑड इंटीजर है, p भी एक ऑड प्राइम है। एक ऑड अगर आपके पास इंटीजर हो तो वो कंग्रेंट व्हाट होगा मॉड 2 में, और p के लिए भी कंग्रेंस का आंसर क्या आएगा मॉड 2 के अंदर। 2 के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, उसके रेजिस्टिव सिस्टम में एलिमेंट से दो पड़े हुए हैं 0 और 1। अगर किसी भी नंबर का कंग्रेंस 0 मॉड 2 आ जाए दिस मीन्स कि 2 उसको डिवाइड कर रहे हैं। अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड करते तो इवन है। मैं क्लेम कर रहा हूँ कि a भी ऑड है, p भी ऑड है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बची कि a भी कंग्रेंट टू 1 मॉड 2 होगा और p भी कंग्रेंट टू 1 मॉड 2 होगा। इसको अगर मैं इसके साथ बनाने की कोशिश करूं तो 1 को साइड पे ले जाएं तो a-1 इज कंग्रेंट टू 0 मॉड 2। ये p जो है ये कंग्रेंट टू 1 मॉड है, इसको मैं इस तरीके से यूज करूंगा। इस सारी इक्वेशन को उसका नाम से e रख लें। कंसिडर e इन मॉड 2। मॉड 2 के अंदर ये इक्वेशन क्या बनेगी, तो मैं सारी की इक्वेशन को बारी बारी मॉड 2 में देखता जाऊंगा, जो जो वैल्यूज आ रही हैं पुट करता जाऊंगा। a-1 कंग्रेंट टू 0 मॉड 2 आता है, इसका मतलब है ये वाला हिस्सा 2 पे डिविजिबल है। अगर ये वाला हिस्सा सिर्फ 2 पे डिविजिबल है, साथ जो मर्जी लगाओ फिर भी 2 पे डिविजिबल रहना है, इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा कंग्रेंट आ गया 0 मॉड 2 के। इस कंग्रेंट 2 ये वाले का मुझे पता नहीं, लेकिन इसका पता है कि p जो है वो कंग्रेंट आएगा 1 मॉड 2 के। इधर 1 लगा देते हैं, अंदर वाला वैसे ही लिख लेते हैं 1 p माइनस 1/2 k a p माइनस n, और इधर 2 लगा हुआ है तो 2 को डिवाइड करता है, ये वाला ऐसा तो कंग्रेंट टू 0 मॉड हो गया, पूरी की पूरी चीज 0 हो गई मॉड 2 में। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ 1 मिनट में कि मैं मॉड 2 में क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन ये खत्म हो गया। 1 मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर -1 को उठा के उस साइड पे ले जाता हूँ, तो n इज कंग्रेंट टू k1 टू p माइनस 1/2 k a बाई p मॉड 2। ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि n का मॉड 2 के अंदर आंसर वही आएगा जो इस नंबर का आएगा। अच्छा, इस नंबर का जो आंसर आएगा, अगर लेट्स सपोज के n का आंसर जो है वो 0 आता है मॉड 2, तो इसका मतलब है कि इस नंबर का आंसर भी 0 मॉड 2 होगा। कहने का मतलब है कि अगर n एक इवन इंटीजर होगा, मतलब 0 मॉड 2 का मतलब क्या है कि 2 ने इसको डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब है कि n अगर एक इवन इंटीजर होगा तो ये भी एक इवन इंटीजर होगा, क्योंकि ये मैं प्रूफ कर रहा हूं कि इसकी कंग्रेंस जो है मॉड 2 में बराबर है। और अगर n जो है उसका आंसर कंग्रेंट टू 1 मॉड 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि n एक ऑड नंबर है, तो वो क्लेम कर रहा है कि ये भी एक ऑड नंबर होगा। अब जो आपके पास जरा गॉस लेमा पे वापस चलते हैं। गॉस लेमा कहता था कि a p का लेजेंडर सिंपली -1 की पावर n के बराबर होगा। अब ये n की इधर स्पेशलिटी क्या है, n क्यों मुझे बता देता है कि ये इसका आंसर 1 आएगा -1 आएगा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये मुझे बताता है कि n इवन है या ऑड है। तो अब मेरा क्लेम ये है प्रीवियस रिजल्ट के साथ कि अगर n इवन होगा तो जो नंबर हमने लिखा हुआ है, जो नंबर ये वाला है, एक दफा दोबारा लिख लेते हैं k1 टू p माइनस 1/2 k a बाय p, ये नंबर जो लिखा हुआ है, अगर n इवन है तो दिस नंबर इज इवन, इफ n इज ऑड देन दिस नंबर इज ऑड। तो सिंपली इसका मतलब ये है कि भाई बजाय इस नंबर के चेक करने के आप -1 की इस पावर के साथ चेक कर लें।
ये भी तो एग्जैक्टली वही आंसर देगा जो ऊपर वाला गॉस लेमा दे रहा होगा, क्योंकि एन का जो हमारे पास स्टेटस था या एन की जो इधर यूज था वो सिर्फ और सिर्फ इस हद तक था कि ये इवन है या ऑड है, इससे ज्यादा कोई यूज नहीं था। एन की वैल्यू 1,50,000 लगा लें या 3 लगा लें, मेरे लिए एन की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है कि इवन है कि ऑड है। तो वो एग्जैक्टली मैच करती है इस नंबर के साथ, तो बजाय एन लगाने के ये लगा लें। अब इसका मतलब है ये तो प्रूव हो गया। अब इसकी कंप्यूटेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक एक्सरसाइज करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं से वो पुराना 513। सो मैं a बाय p कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। ये कहता है कि a बाय p जो है बराबर होगा -1 की पावर दिस नंबर के k1 to p -1/2 ka बाय p का ब्रैकेट फंक्शन या इंटीजर फंक्शन, ये जो भी है। सो इसका मतलब है सिर्फ मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब मुझे वो सेट वगैरह नहीं बनाना, एस नहीं बनाना और सब कुछ नहीं करना, बस ये नंबर कैलकुलेट करना। करते हैं। p की वैल्यू है 13, सो p -1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 13 -1/2 विच इज 12/2 विच इज 6। इसका मतलब है वेरिएशन जाएगी 6 तक, k 1 से लेके 6 तक जाएगा। k की वेरिएशन है, a आपने चूज किया हुआ है 5 और डिवाइड कर रहे हैं आप 13 पे। इसका मतलब है कि आपके पास बना 5/13 का इंटीजर फंक्शन k की वैल्यू 1 के लिए, प्लस 5 × 2 10/13 का इंटीजर फंक्शन, देन 5 3s are 15/13 का इंटीजर फंक्शन, प्लस 5 4s are 20/13 का इंटीजर फंक्शन, प्लस 5 5s are 25/13 का इंटीजर फंक्शन, प्लस 5 6 are 30/13 का इंटीजर फंक्शन। तो ये सिंपली इंटीजर फंक्शन लिखेंगे, डिवाइड करते जाए। 5 13 0 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर फंक्शन इज 0। 10 13 इंटीजर फंक्शन इज 0। 15 13 1 देगा, 1 पॉइंट समथिंग या 1 आ जाएगा। 13 1 पॉइंट समथिंग, 13 फिर भी 1 से 2 नहीं हो रहा, 13 2 26, तो 1 पॉइंट समथिंग है, 1 देगा। ये 2 हो रहा है, 13 2 26 प्लस 4, सो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटीजर फंक्शन 2 आ गया। नंबर ये आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका आंसर निकालने का मतलब है 5/13 के आंसर निकालने का मतलब है -1 की ये वाली पावर, 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 2। ये नंबर क्या है, सिंपली ये देख लेते हैं। इस 5 इज ऑड -1, दिस मीन्स के 5 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू इन 13। तो अब ये थोड़ी सी ज्यादा कंपैरेटिवली कन्वीनियंट हो गई है हमारे पास कैलकुलेशंस क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की। ये इसका यूज था। अब आगे हम जो है ना फर्दर जो हमारा टॉपिक है, इनके अपने पर्टिकुलर यूज भी हैं कि कंपटीशन आसान हो रही है, पहले की निस्बत हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है कि मैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव करना चाहता हूँ, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। उसके लिए मुझे इन दोनों की जरूरत है, गॉस लेमा की भी जरूरत है और इस रिजल्ट की भी जरूरत है। उससे जाने से पहले हम एक सिंबल डिफाइन करना चाहते हैं जो कि जनरलाइजेशन और लेजेंडर सिंबल की। तो somehow it is a generalization of legendre symbol। अगर आप एक दफा रिविजिट करें लेजेंडर सिंबल को, तो हमने क्या डिफाइन किया था, P एक प्राइम लें और A/P के दो आंसर आएंगे, 1 और -1, अकॉर्डिंगली के आपके पास वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू उसमें है या नहीं है, जबकि A और P जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो। तो A आपने ऐसा चूज करना, बाकियों के लिए मैं ये लेजेंडर सिंबल नहीं डिफाइन कर रहा। तो नीचे एक फिक्स प्राइम होना चाहिए और ऊपर एक नंबर होना चाहिए जो कि रिलेटिवली प्राइम हो। अगर ये होगा तो फिर मैं लेजेंडर सिंबल डिफाइन कर रहा हूँ। जैकोबी सिंबल क्या है, जैकोबी सिंबल डिफाइन हो जाता है इस प्राइम को किसी भी इंटीजर से चेंज कर दें। और डिफाइन कैसे करेंगे, अब वो उसका तरीका कर देखें। अब m जो है अब ये प्राइम नहीं है,
m is any integer। अगर m कोई भी इंटीजर है तो m को प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है प्राइम नंबर्स की, से p1 अल्फा 1, p2 अल्फा 2 अप टू pk अल्फा k। मैंने m की प्रोडक्ट में लिख दिया। अब मैं a बाय m डिफाइन करने लगा। a बाय p1 का लेजेंडर सिंबल और उसकी पावर k1, a बाय p2 का लेजेंडर सिंबल और उसकी पावर k2, अप टू a बाय pk का लेजेंडर सिंबल और उसकी पावर, these are basically alphas, sorry। सो प्राइम नंबर मैंने लिया, जो जो उनकी पावर्स आ रही हैं हर एक का लेजेंडर सिंबल कैलकुलेट किया और उनकी पावर्स लगा दी। अब ये वेल डिफाइंड है, क्यों? क्योंकि लेजेंडर सिंबल तो पहले से डिफाइंड था। तो अब मैं जैकोबी सिंबल डिफाइन कर रहा हूँ लेजेंडर सिंबल की बेस पे, कि पहले उसको प्राइम की हद तक पता लगा लें कि वो प्राइम में उसके किसके बराबर है और फिर उनकी वो वाली पावर्स देते हुए। मिसाल के तौर पे मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ 2 और 45। अब 45 क्या है? इट इज 3 स्क्वायर इंटू 5। इसका मतलब है कि 2 बाय 45 होगा 2 बाय 3 का लेजेंडर सिंबल का स्क्वायर, और देन नेक्स्ट इज 2 5 के लेजेंडर सिंबल, क्योंकि उसकी पावर 1 ही है। तो ये आंसर आ जाएगा जैकोबी सिंबल का। तो मैं अभी सिर्फ आप अज्यूम कर लें कि मैं इसको भी इसी तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ, या अगर आप उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो इसके साथ यहाँ एक जे डाल दें कि ये जैकोबी सिंबल है। लेकिन ये ऑब्वियसली क्लियर हो जाएगा कि ये जब भी आप नंबर देखेंगे तो क्लियर होगा कि ये लेजेंडर सिंबल है, ये जैकोबी, क्योंकि लेजेंडर के नीचे सिर्फ प्राइम आ सकता है, दूसरा नंबर आएगा, इसका मतलब है जैकोबी। और अगर यहाँ प्राइम ही लिख दें तो फिर लेजेंडर सिंबल के अंदर और जैकोबी सिंबल में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा, क्योंकि फिर आपके पास वो एक ही प्राइम लिखा हुआ है, उसकी पावर भी कोई नहीं आनी, तो वो सिंपली एग्जैक्टली जैकोबी सिंबल की मतलब a बाय p1 ही होगा और पावर कोई नहीं होगा। सो इसके साथ ही हम कंक्लूड करते हैं आज का लेक्चर। एक दफ़ा इसको रिव्यू करते हैं कि हमने क्या क्या किया इसके अंदर। सबसे पहले तो हमने गॉस लेमा जो है उसके थ्रू कंप्यूटेशंस की, एक एप्लीकेशन की मैंने क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज की, और थोड़ा सा जनरलाइज किया। जो 4k का केस था उसको 8k पे ले गया और देखा कि 8k-1 टाइप के भी इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स हैं। फिर एक थोड़ा सा रिजल्ट किया जो समहाउ एडवांस है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं अब क्वाड्रेटिक रेसिड्यूज कंपैरेटिवली ज़्यादा आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। फिर जैकोबी सिंबल डिफाइन किया है, और फाइनली हमने कुछ कंप्यूटेशंस की नंबर्स को लेके कि इनके लेजेंडर सिंबल किस तरह कैलकुलेट किए जा सकते हैं और जैकोबी सिंबल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं।